नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और 9 बज गए हैं। 9 बजने के साथ ही अपनी मुलाकात हो जाती है क्या भाई? 9 बजने के साथ ही अपनी मुलाकात हो जाती है हर दिन। तो एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपने दिवाली बहुत अच्छा मनाया होगा, दिवाली आपकी बहुत अच्छी चली होगी साथियों, और आप सभी ने खूब सारी मस्ती करी होगी, खूब सारे पटाखे फोड़े होंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन है जिसने सबसे ज्यादा पटाखा फोड़ा है। क्या भाई, कौन कौन है जिसने सबसे ज्यादा पटाखा फोड़ा हुआ है, किसने बम फोड़ा हुआ है? मैं उम्मीद करता हूं किसी का नुकसान तो नहीं किए होंगे। क्या किसी का नुकसान नहीं किए होंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि भाई साहब क्या जलवा जरूर बिखेरे होंगे दीपावली में। और लड़के तो आप देखेंगे दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनको बम वगैरह फोड़ना होता है, जबकि लड़कियों के लिए आप देखेंगे तो ये एक परिधान का पर्व है जिसमें उन्हीं का ज़्यादा फायदा होता है। लड़कों का कोई विशेष फायदा है नहीं। अगर कमा रहा है लड़का तो बेचारा दूसरे कपड़े खरीदने में उसके बीत गए दिवाली। अगर वो नहीं कमा रहा है तो दूसरे इतने ज़्यादा ताना मार देंगे कि परेशान हो जाएगा। कहीं इलाहाबाद में क्या करते हो, लखनऊ में क्या करते हो, कानपुर में क्या करते हो, यहाँ पे दिल्ली में रह के क्या करते हो, कितना साल लगेगा तैयारी में, ब्याह हुआ है कि नहीं, दुनिया भर के प्रश्न से वो परेशान हो जाता है। क्या भाई, परेशान हो जाता है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं एक शानदार सेशन को। यहां पर 9 बज गए हैं। आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी हुई होगी, मैं ऐसी कामना करता हूं। और इस कामनाओं के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। क्या भाई, शुरू करते हैं इस क्लास को। आपके लिए यहां पर संगठन तथा इसके अलावा संगठन और मुख्यालय और कुछ प्रश्न यहां पर पुरस्कार एवं सम्मान से हैं जो आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यहां पर आज का पहला प्रश्न और देखते हैं कि आज के पहले प्रश्न से हम क्या क्या सीख सकते हैं। कह रहा लिनस कार्ल पार्लिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए और इसके उपयोग के लिए इस क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। कोई बच्चा ये सोच सकता है कि लिनस पार्लिंग कब से इतने महत्वपूर्ण हो गए जिनको यहां पर पुरस्कार दिया जा रहा है। और वो एसएससी ने पूछ भी लिया है, कहां पर, सीजीएल की परीक्षाओं में। कहां पर पूछ लिया? सीजीएल की परीक्षाओं में। यहां पर हम बताना चाहेंगे बाबू कि लिनस पार्लिंग इनको ना 2 बार नोबेल मिला हुआ है। इनसे पूछने का पीछे जो लॉजिक है वो ये है, इनसे क्यों प्रश्न पूछ रहा है, इसका कारण ये है कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह कितनी बार मिला है? 2 बार नोबेल मिला है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, केवल कुछ ही लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल मिला है। एक तो उसमें दिखाई देंगे कौन? तो एक भाई साहब उसमें दिखाई देंगे यहां पर लिनस पार्लिंग। अगर पूछा जाए लिनस पार्लिंग को कितनी बार, तो लिनस पार्लिंग को 2 बार। एक बार 1954 में। कब भाई? एक बार 1954 में और दूसरी बार 1962 में। दूसरी बार कब? तो 1962 में। लिनस पार्लिंग के अलावा एक नाम और अपने को याद रखना है, मैडम क्यूरी। क्या नाम याद रखना है? तो अगर पूछा जाए कि यह बताइए क्या मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल मिला है क्या? उत्तर होगा बिल्कुल, इनको 2 बार मिला है। और इनको कब कब मिला? तो इनको 1903 में और 1911 में। कब? 1903 में और 1911 में इनको 2 बार नोबेल मिला है, 1903 में और 1911 में। ध्यान रखना, दोनों बार अलग अलग क्षेत्रों में इनको नोबेल मिला है। क्या? दोनों बार इनको अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल मिला है। अगर पूछा जाए कि यह बताइए मैडम क्यूरी को 1903 में किस क्षेत्र में मिला और 1911 में किस क्षेत्र में मिला, तो ध्यान रखना, मैडम क्यूरी को 1903 में अगर पूछा जाए तो भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। क्या भाई? 1903 वाला याद रखना किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। और 1911 वाला किस क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और परीक्षा में पूछा जाता है कि यह बताइए भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में सम्मानित होने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो उत्तर क्या बताओगे तुम? मैडम क्यूरी बता दोगे। क्या बता दोगे? मैडम क्यूरी। कब कब मिला? 1903 में, 1911 में। 1903 वाला भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 वाला रसायन के क्षेत्र में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर जान बर्दीन भी एक नाम दिखाई देगा। क्या कि भाई जान बर्दीन को नोबेल कितनी बार मिला था? तो जान बर्दीन को भी नोबेल मिला था 1956 और 1972, 2 बार। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। यह भी ध्यान याद रखना कि भाई 2 बार अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और नाम आपको याद रखना है जिनको 2 बार नोबेल मिला, फ्रेडरिक सेंगर। कौन? फ्रेडरिक सेंगर। इनको भी 2 बार नोबेल मिला था। फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार नोबेल मिला था। फिर से याद कराना, देखो अगर पूछा जाए कि कितने लोगों को अब तक 2 बार मिला है नोबेल, 4 लोगों। कौन? मैडम क्यूरी 1903, 1911, इनको भी 2 बार मिला। लिनस पार्लिंग को 1954 में, 1962 में। इसके अलावा जान बर्दीन को 1956 में और 1972 में। जान बर्दीन के साथ यूनिक केस क्या है कि इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार मिला है। क्या भाई? फिजिक्स के क्षेत्र में इनको 2 बार मिला है। और
और यहां पर याद रखना फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो इनको 1958 और 1980 में, कब 1958 और 1980 में इनको नोबेल मिला है, यह भी याद रखना है। और कमेंट करके बताओ कि फ्रेडरिक सेंगर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था। क्या फ्रेडरिक सेंगर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था, यहां पर कमेंट करके बताओ। 3 बार नोबेल की बात करें तो 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रेड क्रॉस। क्या नाम है? रेड क्रॉस 3 बार नोबेल प्राप्त करने वाली संस्था है। अगर पूछा जाए कि यह बताइए ये जो रेड क्रॉस है जिसको हम 3 बार नोबेल पुरस्कार की करने यहां पर कर रहे हैं, कब कब मिला था? 1917, 1944 तथा 1963। कब भाई? 1917, 1944 तथा 1963, 3 बार नोबेल मिला था। और रेड क्रॉस यह संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती है। रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, इनका भी नाम याद रखना कि रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट साहब के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि हेनरी ड्यूनेंट को पहली बार नोबेल कब मिला था। तो यही व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले 1901 में शांति का नोबेल मिला था। इस बात को भी नोट करना भाई, शांति का सबसे पहला नोबेल किसको मिला? हेनरी ड्यूनेंट को मिला। कब मिला? 1901 में। और आप देखेंगे तो बता सकते हैं इनका संबंध किससे है। इसी प्रकार से भौतिकी का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे सर सीवी रमन। कौन थे? सर सीवी रमन। यह नाम भी हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर सीवी रमन भौतिकी का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय थे। कब जीता था इन्होंने? 1930 में। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो बहुत ही कॉमन है और उनको ज्यादातर बच्चे जानते हैं। क्या भाई? ज्यादातर बच्चे जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सेशन पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न पे बहुत सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है दिवाली में लड्डू चोरी करके खाया होगा, दूसरे की दुकान से लग रहा है चोरी करके खाए हैं, सब बहुत मुस्की काट रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ये बताइए, यहां पर जो अगला प्रश्न है कह रहा है किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। क्या भाई? किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। अब देखो अगर हम बात करें तो परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया या फिर वीर चक्र हो गया, या इसके अलावा जो पद्म पुरस्कार है, क्या है? पद्म पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कार, इन सभी की जो घोषणा की जाती है, इन सभी की अगर हम बात करें कि घोषणा कब की जाती है तो इन सभी की घोषणा प्रायः आप देखेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। कब भाई? प्रायः किस अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन सभी की घोषणा की जाती है ना? किस अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इवन ये जो परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है और वीर चक्र है, इनकी स्थापना भी कब की गई थी? तो परमवीर चक्र की आप देखेंगे स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो यह 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी भाई? 26 जनवरी 1950 को की गई थी परमवीर चक्र की स्थापना। और यह आप देखेंगे वीरता का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या है? वीरता का सबसे बड़ा सम्मान है। अगर पूछा जाए कि यह बताइए भारत में वीरता का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है तो परमवीर चक्र है। स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। लेकिन आप देखेंगे अगर क्रम पूछा जाए, क्या भाई? अगर क्रम पूछ लिया जाए, जैसे आगे देखो बताते हैं, अगर पूछा जाए कि वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। क्या है भाई? परमवीर चक्र है। इसके बाद तुम देखोगे परमवीर चक्र के बाद क्या हो जाएगा? महावीर। क्या हो जाएगा? महावीर। तो परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र हो जाता है। और महावीर चक्र के बाद अगर हम बात करें, परमवीर चक्र सबसे बड़ा है, इसके बाद है महावीर चक्र, इसके बाद तुम देखोगे तो वीर चक्र हो जाता है इससे बड़ा। क्या भाई? सॉरी, इससे छोटा। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र यह हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग अलग अलग पुरस्कारों को देखते हैं। अगला कह रहा है भारत रत्न की स्थापना कब हुई? तो ये तो बड़ा ही आसान है। भारत रत्न की स्थापना की अगर हम चर्चा करें तो 2 जनवरी 1954, इसकी सबसे कई बार बता चुके हैं कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1954 को। और यह आप देखेंगे तो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। क्या भाई? सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि यह बताइए ये जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना पूछा जाए 1995 बता सकते हो। अगर पूछा जाए इसका क्षेत्र तो क्षेत्र क्या बताओगे भाई? यह क्षेत्र दिया जाता है अहिंसा के साथ समाज की सेवा, देश की सेवा, इन सभी के योगदान में। अभी किसको मिला है 2023 में? तो 2023 में गीता प्रेस को मिला है। क्या भाई? 2023 में एक संस्था है गीता प्रेस गोरखपुर। किसको?
गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। इस गीता प्रेस गोरखपुर के स्थापना के 100 साल हो गए, क्योंकि इस संस्था की स्थापना 1923 में हुई थी। ऐसी दशा में आप देखेंगे तो 2023 का जो पुरस्कार है गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। ये हमसे पूछा जाए तो बता सकते हैं क्या? अगर यह पूछ लिया जाए तो ये भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पैसा कितना मिलता है तो आप देखेंगे इन सभी में पैसा गांधी शांति पुरस्कार में जो पैसा है वह मिलता है 1 करोड़ रुपए। कितना मिलता है? 1 करोड़ रुपया। जबकि भारत रत्न में पैसा नहीं मिलता है। यह जो भारत रत्न है भाई साहब, एक प्रकार का आप देखेंगे तो पैसा इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत रत्न पुरस्कार एक सम्मान का यहां पर आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यह बताइए, अगला जो पूछ रहा है कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद को मिटाने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था शांति का, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का भी योगदान था, क्योंकि सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था, अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग है ये कहां पर किया था, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था यह किया था महात्मा गांधी ने कहां पर, तो यह आप देखेंगे अफ्रीका में ही किया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको तो हम लोग इतना जानते हैं कि भाई एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला। क्या थे? एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला। तो ये भी तुम देख सकते हो कि एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल मिला कौन थे, तो आप क्या बताओगे? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला से अपने को याद रखना है क्या क्या? पहला कि इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। क्या भाई? इनको भारत रत्न भी हमने दिया था 1990 में। यह जो पर्सनालिटी है इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अफ्रीका का गांधी भी किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं अफ्रीका का गांधी। इसी प्रकार से तुम देखोगे कि इनको हम यहाँ पर 1993 में शांति का नोबेल मिला। पाकिस्तान ने, उसने भी देखा कि भाई भारत ने भी भारत रत्न दिया है, तो पाकिस्तान ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान निशान है पाकिस्तान इनको दिया हुआ था। इनकी एक पुस्तक परीक्षाओं में पूछी जाती है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या भाई? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अगर पूछ लिया जाए कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह पूछ लिया जाए किसकी पुस्तक है, उत्तर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला की। किसकी? नेल्सन मंडेला की। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अगर पूछ लिया जाए किसकी पुस्तक है, तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। और यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा है 2-3 बातें याद रखो। देखो, नेल्सन मंडेला, इनको हम अफ्रीका का गांधी कहते हैं। अगर आप देखेंगे 1993 में इनको शांति का नोबेल मिला था। भारत रत्न 1990 में मिला। पाकिस्तान ने भी इनको निशान है पाकिस्तान जो कि उनका सर्वोच्च सम्मान है वह दिया था। इनकी एक पुस्तक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्या भाई? यह भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला कह रहा है, ये बताइए, अगला कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? क्या भाई? पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, ये हमसे पूछ रहा है कि जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ, पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? हंसा शर्मा को, करण सिंह को, भालचंद्र भास्कर भागवत को, या फिर हवा सिंह को? क्या? हवा सिंह को। यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किसको मिला था। यहां पर अगर हम बात करें, देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि यह बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यह अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार से अगर एक सवाल पूछ ले कि यह बताइए ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, क्या यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई साहब यह दिया जाता है प्रशिक्षकों को। किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किसको? प्रशिक्षकों को। यह पुरस्कार दिया जाता है किसको? प्रशिक्षकों को। यानी कि यह कोच को दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षक हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार में 2 श्रेणियों में पुरस्कार राशि मिलती है। क्या? इस पुरस्कार में 2 श्रेणियों में पुरस्कार राशि मिलती है। 2 श्रेणियां हैं पुरस्कार राशि की। अगर हम देखेंगे इन 2 श्रेणियों में, एक तो है जीवन पर्यंत। क्या है? एक तो जीवन पर्यंत श्रेणी है। जीवन पर्यंत श्रेणी में अगर हमसे पूछा जाए कि जीवन पर्यंत श्रेणी में पुरस्कार राशि कितनी है, तो 15 लाख रुपए।
कितना है भाई, जीवन पर्यंत श्रेणी में पुरस्कार राशि कितनी है, तो 15 लाख रुपए है जीवन पर्यंत श्रेणी में पुरस्कार राशि। अगर पूछ लिया जाए कि यह बताइए सामान्य श्रेणी में कितना है, तो सामान्य श्रेणी में याद रखना है कि जो सामान्य श्रेणी है, इस सामान्य श्रेणी में पुरस्कार राशि आपको कितनी मिलेगी, 10 लाख रुपए मिलेगी। कितनी मिलेगी भाई, 10 लाख रुपए मिलेगी। इतना बता सकते हो। तो जीवन पर्यंत श्रेणी में कितना आप बता सकते हैं, 15 लाख रुपए। अगर पूछा जाए कि यह बताइए जीवन पर्यंत श्रेणी के अलावा सामान्य श्रेणी में, यहां पर पूछ लिया जाए कि सामान्य श्रेणी में अगर पूछा जाए कि कितने पैसा मिलता है, तो यहां पर 10 लाख रुपए। अगर पूछा जाए कि यह बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, जब भी आपसे पूछा जाए, क्या भाई, जब भी आपसे पूछा जाए, है ना, कौन थे, अगर पूछ लिया जाए क्या बताओगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोई भी अभी तक कमेंट नहीं बता रहा है यहां पर। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जीतने वाले पहले भारतीय पूछा जाए, तो भालचंद्र थे। कौन थे भाई, भालचंद्र थे 1986 में। ये क्या हो गया, भालचंद्र थे 1986 में। क्या थे, तो भालचंद्र थे 1986 में। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या क्या, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, है ना, बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1985 में दिया गया था, 1985 से शुरू किया गया था, लेकिन पहली बार 1986 में दिया गया किसको, भालचंद्र साहब को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। अब देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान, तार बाबू बार बार उलझ जा रहा है, परेशान ना होना, है ना, कोई ऐसा न सोचे कि क्या हो रहा है। तो तार एक पैर में असल में लगा हुआ है, वो वायर थोड़ा सा उलझ जा रहा है, बिल्कुल। हाँ चलो, अब देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। कब हुई थी भाई, 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसको मिला था, तो ये देखो खेल का सर्वोच्च सम्मान है, आप सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न सम्मान है, ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें अगर पूछा जाए पैसा कितना मिलता है, तो 25 लाख रुपए मिलता है। युवा तथा खेल मंत्रालय के द्वारा यह आपको दिया जाएगा। किसको, युवा तथा खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न सम्मान है, अगर पूछा जाए सबसे पहले किसको मिला, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे भाई साहब भारत में शतरंज के जादूगर। क्या भाई, भारत में शतरंज के जादूगर, या फिर भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। क्या, विश्वनाथन आनंद को यह पहली बार दिया गया था। तो यह भी बता सकते हो किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। अगर हम बात करें तो पहले क्रिकेटर कौन थे, सचिन तेंदुलकर साहब थे। कौन थे भाई, सचिन तेंदुलकर साहब थे। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना अगर कहीं से भी पूछ लिया जाए कि यह बताइए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। क्या हुई थी, 1961 में। अगर हम बात करें इसमें पैसा कितना मिलता है, तो 15 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है पैसा, इसमें भी आप देखेंगे 15 लाख रुपया है। और यह भी खेल के ही क्षेत्र में आप देखेंगे तो अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है, लगातार 4 वर्षों तक बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो चाहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान हो या अर्जुन पुरस्कार हो, दोनों ही दिए जाते हैं लगातार 4 वर्ष तक अच्छे प्रदर्शन के लिए। पर एक क्रम में अंतर है, पहले अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, उसके बाद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद खेल का कोई सम्मान अपने पास बचा नहीं, लगभग सभी किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली यहां पर बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या भाई, पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी है ओलंपिक पदक जीतने वाली। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ओलंपिक पदक के सबसे पहले जो पुरुष थे जिन्होंने जीता हुआ था वह थे केडी जाधव। कौन थे, केडी जाधव। इनका संबंध किससे था, कुश्ती से था। तो केडी जाधव ने पदक जीता हुआ था। इन्होंने जो पदक जीता था कान से जीता हुआ था, और यह किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। क्या भाई, कुश्ती से संबंधित है। इतनी बातें तो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि चलिए केडी जाधव को 1952 में मिल गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पहली जो महिला थी इनको 2000 में मिला था। कब भाई, 2000 में। और यह थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, तो भारोत्तोलन से संबंधित थी कर्णम मल्लेश्वरी अगर हम बात करें। और इनको भी कान से मिला था। क्या मिला था, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है।
और इनको क्या मिला था? कांस्य मिला था। इतनी बातें तुम यहां से देख सकते हो कि क्या मिला था? कांस्य मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें, हमसे पूछा जाए कि यह बताइए भारोत्तोलन से संबंधित है, कांस्य पदक इनको मिला था वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा, तो कर्णम मल्लेश्वरी को। इसके बाद तुम देखोगे कि अभिनव बिंद्रा वो पहले भारतीय हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा वो पहले भारतीय हैं जिन्हें ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। क्या? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ये भी हमसे पूछा जाता है, लेकिन यहां पर जो पूछ रहा है ना वो स्पेसिफिक है कि पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन होंगे। तो पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगी साइना नेहवाल। याद रखना कौन? साइना नेहवाल। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। मुझे उम्मीद है तुक्का लगाने वाले पीवी सिंधु भी लगा रहे होंगे, पर उत्तर हमेशा क्या बताओगे? साइना नेहवाल, है ना? क्या बताओगे भाई? साइना नेहवाल बताओगे। अब देखो यहां पर अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला पहलवान कौन थी, प्रथम महिला पहलवान, तो जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ प्रथम महिला पहलवान कौन थी। उत्तर हो जाना चाहिए प्रथम महिला पहलवान का साक्षी मलिक। क्या हो जाना चाहिए? साक्षी मलिक हो जाना चाहिए। तो ये भी हमसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक थी। यहां पर ये बात भी तुम देख सकते हो। पहली महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक थी। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला कह रहा है कि सरस्वती, कुछ और पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। क्या भाई? कुछ और पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं जो हमसे पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो लिख रहा है सरस्वती सम्मान। देखो सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई 1991 में। कब हुई? 1991 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में भाई? साहित्य के क्षेत्र में। पैसा कितना मिलता है? 15 लाख रुपए। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और पैसा कितना मिलता है? 15 लाख रुपए यह मिलता है। इसी प्रकार वाचस्पति पुरस्कार की बात करें तो यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो पैसा मिलता है यह 1 लाख रुपए मिलता है। कितना भाई? तो संस्कृत साहित्य में पैसा बहुत ही कम है, 1 लाख रुपए। इसके बाद तुम देखोगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका क्षेत्र पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा। यह भी याद रखना। धन्वंतरी पुरस्कार पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन सा भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में। और इसी प्रकार से अगर पूछा जाए बीसी राय पुरस्कार, यह भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां पर पुरस्कार राशि इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आज तक मैंने कभी देखा नहीं इन सब में पुरस्कार राशि। इन सभी में केवल यही पूछा जाता है कि क्षेत्र क्या है, और हमने यहां पर बता दिया। क्या भाई? क्षेत्र क्या है अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे यहां पे चर्चा करते हैं। हाँ भाई चलो, अगला प्रश्न है किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति समारोह में राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? कौन थे? यहां पर हमसे पूछ रहा है जिन्होंने 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया था। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना बाबू, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या क्या। सबसे पहले समझो, देखो 2014 में हुआ क्या था? 2014 में भारत की तरफ से एक व्यक्ति ने यहां पर नोबेल जीता हुआ था, कैलाश सत्यार्थी। कौन थी? कैलाश सत्यार्थी। और दूसरी तरफ थी मलाला यूसुफजई। कौन थी? दूसरी तरफ यहां पर मिलेंगी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई इन्होंने, ये पाकिस्तान की तरफ से थी। कहां से भाई? पाकिस्तान की तरफ से। और नोबेल पुरस्कार में सबसे यंग नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई ही हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल मिला था। जबकि ये भारत और पाकिस्तान, अब देखो दोनों देशों के लोगों को मिला है। ऐसी दशा में शांति राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया गया किसके द्वारा? अमजद अली खान के द्वारा। क्या भाई? अमजद अली खान के द्वारा। क्या बजाते हैं ये? तो अमजद अली खान बहुत ही पॉपुलर सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक हैं। ये इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, तो लड़का लोग बता सकते हो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरोद वादन हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, है ना? क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी होगा। चलो आगे चलते हैं। तुक्का वाले यहां पे फिर से आप देखेंगे, देखो मैं लाइव नहीं हूं, प्रीमियर हूं, लेकिन हमको इतना पता है किस प्रश्न पे कौन तुक्का मार रहा है। क्या? किस प्रश्न पे कौन तुक्का मार रहा है हमको पहले से पता है। रिकॉर्डिंग भले है वीडियो, लेकिन लाइव वाली फीलिंग आएगी उतना ही तेज पढ़ा रहा हूं। क्या? उतना ही तेज पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग में एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, है ना? अब चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक अबलिक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ कि भाई
2001 में भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ था? देखो इसमें जो जो नाम लिखे हैं ना, आशा भोसले या फिर अली अकबर खान या श्रेया घोषाल, इनमें से श्रेया घोषाल को तुम सबने बहुत जानते होगे, सुने भी होगे इनके गाने, लेकिन इन तीनों में से निश्चित रूप से तुम इतना समझ सकते हो कि अभी तक किसी को भारत रत्न तो नहीं मिला है। क्या भाई? भारत रत्न तो नहीं मिला है, तो नाम फिर ऑब्वियस है क्या होना चाहिए? लता मंगेशकर। क्या होना चाहिए? लता मंगेशकर। ऑप्शन संख्या क्या? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। देखो लता मंगेशकर से सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, जन्म कहां पर हुआ था। दूसरा सवाल, इनको पद्म भूषण कब मिला था, यह पूछ लिया जाता है भाई, इनको पद्म भूषण कब मिला था। फिर तीसरा सवाल है, इनको पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, यह पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है क्या भाई? तो इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है यहां पर क्या? भारत रत्न, है ना। ये 3 ऐसे कॉमनली पुरस्कार हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म कहां पर हुआ था? जन्म बताओगे इंदौर में। कहां पर बताओगे? अगर पूछा जाए जन्म कहां पर हुआ था, उत्तर क्या होगा? जन्म हो जाएगा इंदौर में। इनको पद्म विभूषण कब मिला, आप बताएंगे पद्म विभूषण मिला 1969 में। फिर पूछा जाए कि पद्म भूषण कब मिला? 1969 में। पद्म विभूषण कब मिला, आप बताओगे 1999 में। और भारत रत्न कब मिला? 2001 में। कब मिला? 2001 में। लेकिन ध्यान रखना, इनको अगर पूछा जाए दादा साहब फाल्के कब मिला था, दादा साहब फाल्के अगर पूछा जाए तो कब मिला था, तो यह बताएंगे 1989 में। कब? 1989 में। इसके अलावा तुमको याद रखना है कि इन्होंने 3 बार यहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय, और 6 फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता है। तो बहुत ही पॉपुलर कलाकार हैं लता मंगेशकर, सभी जानते होंगे लता दीदी को। तो उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या डी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या डी, जो कि ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान को कह रहा है, अब देखो जब कलाकारों की चर्चा कर ही रहे हैं तो उन पॉपुलर कलाकारों की भी चर्चा कर लें जिनको मिला है। जैसे अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर जी। कौन भाई? पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी की बात करें तो ये भारत के पॉपुलर सितार वादक हैं। कौन है? भारत के पॉपुलर सितार वादक हैं। तो पंडित रविशंकर जी को भी यह सम्मान मिला हुआ है। कब मिला था? 1999 में भारत रत्न मिला था। अगर कोई पूछे तो बता सकते हो। इसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर शहनाई वादक है। कौन है भाई? बहुत ही पॉपुलर शहनाई वादक हैं। और इनको यह पुरस्कार कब मिला था? तो यह मिला था 2001 में। कब मिला था? 2001 में। अगर हम बात करें सुब्बुलक्ष्मी, तो ये 1998 में ही इनको यह पुरस्कार मिला था। और ये भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार हैं। इनको भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार यह पूछा जाए तो प्रथम संगीतकार अगर हम बात करें तो आप बता सकते हो कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार यह कौन है, तो यह हो जाएंगी MS सुब्बुलक्ष्मी। इसी प्रकार से अगर भीमसेन जोशी की बात करें तो भीमसेन जोशी को कब भारत रत्न मिला था? भीमसेन जोशी को भाई साहब मिला था 2008 में। इनसे घराना भी पूछा जाता है, याद रखना। भीमसेन जोशी गायक हैं और इनका घराना किराना घराना है। कब इनको मिला था भारत रत्न? उत्तर क्या होगा? 2008। क्या उत्तर होगा? वर्ष 2008। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये हमसे पूछ रहा। देखो अगर हम बात करें ग्रैमी पुरस्कार की तो सबसे पहले 2-3 बातें नोट कर लो। पहला कि यह जो ग्रैमी पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1959 में। कब हुई भाई? 1959 में इसकी स्थापना हुई। अगर पूछा जाए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्र हो जाएगा संगीत। क्या हो जाएगा? यह दिया जाता है किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद पूछा जाए कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो मिलेंगे उनका नाम है, प्रथम भारतीय की अगर चर्चा कर लें तो उनका नाम हो जाएगा पंडित रविशंकर। क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं, पंडित रविशंकर। इसी प्रकार से पूछा जाए कि भारत यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो तन्वी शाह हो जाएंगी। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, तन्वी शाह। अगर पूछा जाए एक ही वर्ष में 2 बार ग्रैमी किसने जीता है, तो एक ही वर्ष में 2 बार ग्रैमी किसने जीता है अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे AR रहमान साहब को। किसको बताएंगे भाई? AR रहमान को बताएंगे। इसके अलावा रिक्की रेज, क्या तो रिक्की रेज या रिकी केज की बात करें, इन्होंने 3 बार यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, इतनी सारी चीजें पूछी जाती हैं, है ना।
उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी, उत्तर होना चाहिए तन्वी शाह, है ना। तो स्थापना कब हुई? 1959 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। 2 बार ग्रैमी किसने जीता? ए.आर. रहमान ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना पूछ रहा है। सबसे पहले अगर पूछा जाए पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार का क्या सीन है भाई, ध्यान रखना। देखो, जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको कहते हैं पत्रकारिता का नोबेल। क्या कहते हैं? पत्रकारिता का नोबेल कहते हैं पुलित्जर पुरस्कार को। अगर पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं, तो पत्रकारिता का नोबेल बोलते हैं। स्थापना कब हुआ? 1917 में। और कौन प्रदान करता है अगर पूछा जाए, तो पुलित्जर पुरस्कार आप देखेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर इसको भी बता सकते हो आप लोग, है ना। एबेल पुरस्कार की बात करें तो एबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 2001 में। कब हुई? 2001 में। और इसको गणित का नोबेल बोला जाता है। किसको? तो इसको क्या बोला जाता है भाई? गणित का नोबेल। अगर कोई पूछ ले किसको बोलते हैं, तो आप बता सकते हो कि किसको बोला जाता है। उत्तर क्या होगा भाई? गणित का नोबेल बोलते हैं एबेल पुरस्कार को। प्रित्जगर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी हयात फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हयात फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और यह मिलेगा किस क्षेत्र में? तो प्रित्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड की बात करें, यह मिलेगा किस क्षेत्र में भाई? तो यह मिलेगा वास्तुकला का नोबेल। क्या भाई? तो वास्तुकला का नोबेल यह मिलेगा। इसको भी बता सकते हैं। देखो, इतने सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से? देखो, पुलित्जर पुरस्कार इसको क्या बोलते हैं? पत्रकारिता का नोबेल। एबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं गणित का नोबेल। प्रित्जर पुरस्कार इसको क्या बोलते हैं? वास्तुकला का नोबेल। स्थापना कब हुई? 1979 में। हयात फाउंडेशन देता है। एबेल पुरस्कार 2001 में, इसको गणित का नोबेल कहते हैं। तो देखो, जिन जिन क्षेत्रों में नोबेल नहीं मिलता है उन क्षेत्रों में यहां पर नोबेल अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे एशिया का नोबेल कहते हैं रमन मैग्सेसे को। किसको? रमन मैग्सेसे को कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? फिर से वही बात है। देखो, स्लम डॉग जो मिलियनेयर था, इस स्लम डॉग मिलियनेयर की अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक गाना था जय हो। क्या था भाई? जय हो। इस गाने के लेखक पूछ रहा है क्या? इस गाने कह रहा है कि उनकी रचना के लिए गाने के लिखा किसने था? तो लिखा था गुलजार साहब ने। किसने? गुलजार साहब ने। तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जो रचना किसकी थी? गुलजार साहब की। अगर पूछा जाए इस गाने के संगीतकार कौन थे, तो संगीतकार थे भाई साहब ए.आर. रहमान। कौन थे? ए.आर. रहमान। और इनको उसी साल 2 नोबेल पुरस्कार मिले। क्या मिले? सॉरी, 2 यहां पर पुरस्कार मिले, ऑस्कर। तो ऑस्कर पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार, इन दोनों से 2-2 बार सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय हैं ए.आर. रहमान। इसके अलावा ध्यान रखना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता भी कौन है? तो ए.आर. रहमान ही है। इस प्रश्न में उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न में उत्तर होना चाहिए गुलजार। क्या होना चाहिए? गुलजार होना चाहिए। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या भाई? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो, पुरस्कार जो बुकर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक तो लिखा जाता है केवल बुकर पुरस्कार। क्या लिखा जाता है? एक तो यह लिखा जाता है केवल और केवल बुकर पुरस्कार। क्या लिखा जाएगा? केवल और केवल बुकर पुरस्कार एक लिखा जाएगा, जबकि दूसरा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये दोनों ही लिटरेचर में दिए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई। कब हुई? 2005 में हुई। उत्तर होना चाहिए ऑप्शन संख्या ए। एक चीज और ध्यान रखना, गीतांजलि श्री हिंदी की पहली लेखिका है। यहां पर पूछ लिया जाए कि गीतांजलि श्री हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें यह सम्मान मिला था। कौन? तो गीतांजलि श्री हिंदी की प्रथम लेखिका हैं, प्रथम लेखिका हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। तो गीतांजलि श्री हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें क्या मिला? यह सम्मान मिला। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है ना। ये इनसे पूछा जाता है। इनकी रचना का नाम कमेंट करके एक बार बता दो। इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए 2005, ऑप्शन संख्या ए। अगला है विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? क्या भाई? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? अब यहां पर बात करें हम बीसी राय की, तो सबसे पहले तो बीसी राय या विधान चंद्र राय को ध्यान रखना, इनको बोला जाता है आधुनिक बंगाल के निर्माता। क्या? आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता के रूप में हम इनको देखते हैं, या आधुनिक बंगाल का निर्माता अगर कोई पूछ ले तो उत्तर होना चाहिए बीसी राय।
क्या होना चाहिए भाई? आधुनिक बंगाल के निर्माता अगर कोई पूछ ले तो उत्तर क्या होगा? बीसी राय हो जाएगा। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न मिला था वर्ष 1961 में इनके योगदान के लिए। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको भारत रत्न मिला 1961 में, और डॉक्टर थे, इस वजह से इनके नाम से जो पुरस्कार की स्थापना की गई वह आप देखेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन एसएससी ने क्या किया है? दावा किया है। सामान्यतः ऑप्शन में चिकित्सा मिलता है। क्या मिलता है? सामान्यतः जो ऑप्शन में मिलता है वह मिलता है चिकित्सा, लेकिन यहां पर तुम क्या बताओगे? मेडिसिन के क्षेत्र में। तो उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से कलाकारों को प्रदान किया जाता है? क्या भाई? किस वर्ष से संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को प्रदान किया जाता है? अब देखो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ध्यान देना कि संगीत नाटक अकादमी ये जो संस्था है, संगीत नाटक अकादमी ये जो संस्था है, ये संस्था की स्थापना हुई 1952 में। क्या हुई भाई? स्थापना हुई 1952 में। कब हुई? 1952 में। कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। क्या है? तो यह कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। अगर हम बात करें तो पूछा जाए कि यह बताइए कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान, तो कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान यह मिलेगी कौन सी? तो यह मिलेगी कला के क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्थान है यहाँ पर यह मिलेगा क्या? तो यह हो जाएगा भाई साहब संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना हुई 1952 में। कार्य करना इन्होंने शुरू किया 1953 में। या यह पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन कब किया? तो इस इमारत का उद्घाटन किया 1953 में। 1952 से ही यह पुरस्कार भी दिया जाता है इसके द्वारा। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। आगे चलते हैं। कह रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार की स्थापना अगर कोई पूछ ले उत्तर होगा 1954 में। कब भाई? 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की गई। अगर हमसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो दादा साहब, जिन्हें हम कहते हैं कि आधुनिक फिल्म उद्योग के पितामह थे या भारतीय सिनेमा के पितामह थे, इनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। और इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता अगर पूछ लिया जाए तो पहले विजेता कौन मिलेंगे? आप बता सकते हो कि इस पुरस्कार के जो पहले विजेता थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के, वह थी देविका रानी, जो कि महिला थी। क्या भाई? देविका रानी, जिन्हें भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री भी कहा जाता है। अगर कहीं पर यह सवाल पूछ ले कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री आप किसे कहेंगे, तो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री जब भी आपसे पूछा जाए आप बता सकते हो कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन मिलेंगी? प्रथम अभिनेत्री यह मिलेंगी यहाँ पर। क्या? तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री यहाँ पर आप बता सकते हो। क्या भाई? बता सकते हो यहाँ पर देविका रानी को, है ना। ये नाम भी पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको भी नोट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है बाबू ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जल्दी से एक बार कमेंट करके भी बताते रहो। मैं लाइव नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं लाइव नहीं हूँ, लेकिन क्लास तो तुम्हारी देखूंगा ही। क्या? क्लास तो तुम्हारी देखता ही रहूंगा, चाहे जहाँ भी रहूँ। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो यूट्यूब पे जो थंबनेल में पड़ा हुआ है वो आपने देखा होगा कि क्या पड़ा हुआ है भाई। तो यूट्यूब के थंबनेल में वो लाइव नहीं है, वो प्रीमायर है। इसका मतलब हमने रिकॉर्ड तो कराया हुआ है, या आपके पास वीडियो पहुंच रही है, मैं भी पहुंच रहा हूं, है ना। पर आप देखेंगे तो लाइव नहीं देख पा रहा हूं आपके कमेंट, लेकिन घर पे बैठ के जरूर लाइव देखूंगा कि कौन से कमेंट लड़के कर रहे हैं और कौन कौन नालायक हैं जो शांति से बैठे हुए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहा है ये बताइए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की तो यही पुरस्कार छूटा हुआ था। इसको कहते हैं एशिया का नोबेल। क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे एशिया का नोबेल। तो ये तो तुम बता सकते हो कि इसको क्या कहेंगे? एशिया का नोबेल कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। क्या भाई? 1957 में। रमन मैग्सेसे कौन थे? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दी जाती है। क्या? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्हीं के सम्मान में यह राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम बात करें
तो इनके सम्मान में दी जाती है। तो ये भी यहाँ पर नोट कर सकते हो तुम, क्या ये भी यहाँ पर नोट कर सकते हो कि भाई साहब जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है, क्या रमन मैगसेसे पुरस्कार है, इस पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे। ये पुरस्कार देखो स्थापित तो हुआ 1957 में, लेकिन दिया जाता है 1958 से, और इसके पहले विजेता थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। किस लिए दिया गया था इनको? तो इनको दिया गया था भूदान आंदोलन के लिए, जो इन्होंने कहाँ से शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था तेलंगाना के पोचमपल्ली से। कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। और ये पहले विजेता भी थे, एशिया के पहले व्यक्ति थे और भारत के भी पहले व्यक्ति, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। अब देखो नोबेल पुरस्कार की यहां पर हम चर्चा करें तो आपको बताना चाहेंगे नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में मिलते हैं? 6 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में भाई? तो इसकी 6 श्रेणियां हैं नोबेल पुरस्कार की। कौन कौन सी? शांति हो जाएगा, इसके अलावा क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। और विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन, रसायन और चिकित्सा। तो विज्ञान की जो 3 शाखाएं हैं उसमें भौतिकी हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा। जबकि यहां पर हम चर्चा करें कि भाई साहब इन 6 श्रेणियों में ये 5 श्रेणियां, प्रारंभ में यही 5 श्रेणियां थी। प्रारंभ में यही 5 श्रेणियों में 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता था। कब से? 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता था। 1969 में अगर आप देखेंगे तो पहली बार इसमें जोड़ा गया इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, सॉरी 1968 में अर्थशास्त्र जोड़ा गया। कौन? अर्थशास्त्र जोड़ा गया। लेकिन पहली बार प्रदान कब किया गया? 1969 में। मेरी बात फिर से सुनो, अगर नहीं समझ में आई होगी तो देखो। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1901 में की गई थी, लेकिन 1901 में 5 ही थे, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। क्या थे? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, ये 5 ही श्रेणियां थी। 6वीं श्रेणी जो इकोनॉमिक्स की है इसको जोड़ा गया 1968 में, लेकिन पहली बार दिया कब गया? 1969 में। इसको प्रदान कौन करता है? तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि यह बताइए इसको प्रदान कौन करता है, लिख रहा है नॉर्वेजियन नोबेल समिति, कैरोलिना संस्थान, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, या फिर अगर पूछा जाए कि यह बताइए यहां पर स्वीडिश एकेडमी, तो ध्यान दो, अगर पूछा जाए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसको कौन सा प्रदान करता है? उत्तर होगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार को जीतने वाले, क्या भाई पुलित्जर पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पुलित्जर पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय ऑलरेडी बता चुका हूं कौन हो जाएंगे भाई, तो यह हो जाएंगे गोविंद बिहारी लाल। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना कब हुई? 1917 में। क्षेत्र होगा पत्रकारिता। पहले भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह बताइए राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? क्या भाई राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, इसको कौन प्रदान करता है? लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो ध्यान दो, अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी यह जो पुरस्कार है इसको प्रदान कौन करता है, तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब दिया जाता है? तो इसकी घोषणा की जाती है 31 अक्टूबर को। कब भाई? 31 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की इसी दिन क्या हुई थी? तो इंदिरा गांधी की इसी दिन हत्या हुई थी। तो इंदिरा गांधी का यह आप देखेंगे शहादत दिवस है। क्या है भाई? शहादत दिवस है। इसी दिन आप देखेंगे तो यह पुरस्कार दिया जाता है 31 अक्टूबर को। प्रदान कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। आगे चलते हैं। अगला है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या भाई शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थे रामानुजन। क्या नाम थे उनका? तो रामानुजन। इनके जन्म दिवस को, रामानुजन के जन्म दिवस को यानी कि 22 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुजन के जन्म दिवस को मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। इनका आप देखेंगे तो इन्होंने 32 वर्ष तक ही, 32 वर्ष की उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली थी और 32 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या भाई? 32 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हुई। इनके सम्मान में ना युवा गणितज्ञों को, किसको? युवा गणितज्ञों को दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। युवा गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। युवा गणितज्ञों का मतलब है 32 वर्ष से कम आयु वर्ग के। क्या भाई? 32 वर्ष से
कम उम्र के वैज्ञानिकों 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए, गणित। क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए, गणित के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। और आगे अगर तुम देखोगे तो एक संख्या है 1729, जिसको रामानुजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 1729 रामानुजन संख्या कहते हैं। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। इस प्रश्न में उत्तर होना चाहिए ऑप्शन संख्या सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो हमसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान है, ये कहां पर है? अगर हम बात करें भाई तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1929 में। कब हुई? 1929 में। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए कहां पर है तो मुख्यालय क्या बताओगे? मुख्यालय बताओगे नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। उत्तर होना चाहिए ऑप्शन संख्या सी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 1953 को किया था। किसने किया था ये पूछ रहा है। देखो हमने बताया पीछे कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। लेकिन इसका उद्घाटन विधिवत तरीके से 1953 में किया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे उस समय यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, इसका मुख्यालय कहां पर है? हमसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण यहां पर प्रयोगशाला का मुख्यालय कहां पर है। लिख रहा है मुंबई में, बेंगलुरु में, पंजाब में या फिर नई दिल्ली में। बेंगलुरु में आपको इसरो का मुख्यालय दिखाई देगा। क्या भाई? इसरो का मुख्यालय कोई पूछ लिया, आप क्या बताओगे? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। लेकिन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का मुख्यालय कहां पर है तो यह बताओगे कहां पर? यह बताओगे आप क्या? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? क्या भाई? भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? हमसे पूछ रहा है कि भारतीय मसाला बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ। हाँ, जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ कि भारतीय मसाला बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहां पर? हमसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें भारतीय मसाला बोर्ड के मुख्यालय का तो भारतीय मसाला बोर्ड, देखो मसालों का बागीचा किसको कहते हैं? मसालों का बागीचा कहा जाता है भाई साहब केरल को। किसको? मसालों का बागीचा किसको कहते हैं? तो मसालों का बागीचा कहते हैं केरल को। ऐसी दशा में होना कहां पर चाहिए? तो केरल में ही होना चाहिए। है कहां पर? केरल में भी। और उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी, यानी कि कोच्चि, है ना, केरल कोच्चि में। अगला कह रहा है, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय सीमाओं पर अगर हम बात करें तो यहां पर बता सकते हो सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है। देखो अगर हम बात करें, एक संस्था है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या भाई? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को तुम हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहते हो। क्या कहते हो? सीमा सड़क संगठन। अगर पूछ लिया जाए किसे कहते हैं तो सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यह कहते हैं किसको? तो यह कहते हैं इसी संस्था को। स्थापना हुई इसकी 1960 में। क्या हुई? स्थापना हुई इसकी 1960 में। आप देखेंगे तो इस संस्था ने सीमाओं पर बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे ब्रिज बनाए हैं, बहुत सारी सुरंगें बनाई हैं, है ना। क्या? बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे ब्रिज और बहुत सारी सुरंगों का निर्माण किया है। इसको बोलते क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भी बता सकते हो इसने 61,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया हुआ है, कई सारी सुरंगें और ब्रिज का निर्माण किया हुआ है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगला कह रहा है कि यह बताइए, यहां पर भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पूछ रहा है, लिख रहा है नई दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी या फिर गोवा। तो राष्ट्रीय समुद्री, अगर हम बात करें इसका जो मुख्यालय है इस संस्थान का, ये मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखना इसका मुख्यालय मिलेगा गोवा के डोना पाउला में। कहां पर? गोवा के डोना पाउला में इसका मुख्यालय मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? संस्थान की स्थापना हुई 1966 में। कब हुई भाई? 1966 में। ये अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है? डोना पाउला एक जगह है, कहां पर? गोवा में। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, यह पूछा जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सुदूर संवेदन प्रणाली के भारत में जनक किसे कहेंगे? रिमोट सेंसिंग प्रणाली के
सुदूर संवेदन प्रणाली, इसके जनक भारत में किसको बोला जाता है भाई साहब? तो इसके जनक बोले जाते हैं सतीश धवन को। किसको भाई? सतीश धवन को सुदूर संवेदन प्रणाली के जनक बोले जाते हैं। कौन? सतीश धवन। और अगर हम बात करें तो यहां पर तुम बता सकते हो कि इसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का अगर पूछा जाए कि केंद्र कहां पर स्थित है, ध्यान रखना भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई? 1988 में स्थापना हुई। और अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय मिलेगा कहां पर? भोपाल में। कहां पर भाई? मुख्यालय कहां पर मिलेगा? भोपाल में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगला कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। आसान प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हरियाणा के करनाल में। कहां पर भाई? हरियाणा के करनाल में है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ये जहां तक हम समझ पा रहे हैं, बच्चा लोग समझ रहे हैं। अगला है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी कला के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुई। कब हुई भाई? 1891 में हुई। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। आगे चलते हैं। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय पूछा जाए उससे पहले बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1934 में। कब हुई? 1934 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। क्या भाई? मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आप बताएंगे इसका मुख्यालय है, यह भी बता सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, मलेशिया कुआलालंपुर। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? अब देखो, वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो यह जारी करता है वीपो। क्या भाई? वीपो जारी करता है। उत्तर क्या बताओगे? ऑप्शन संख्या बी, वीपो बताओगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो यह अनुसंधान है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि यह बताइए इस इस विश्व नवाचार सूचकांक में भारत वर्तमान में किस स्थान पर है? तो 2023 में भारत क्या है? तो 40वें स्थान पर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सवाल आपके लिए है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहां पर है? यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज का ये प्रश्न है, रोम में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और आपको बताना चाहेंगे यहां पर कि दिवाली का जो आप देखेंगे धमाका चल रहा था उत्कर्ष परिवार का, इस दिवाली महाधमाका का आज आखिरी दिन है। क्या भाई? आज आखिरी दिन है। तो ऐसा न हो कि आप बताया नहीं क्या हो या फिर आपको यहां पर क्या हो गई हो तो आप जानते नहीं हो। लोगों को बताते रहिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सखियों को, सहेलियों को बताते रहना है भाई कि दिवाली का जो उत्कर्ष परिवार का ऑफर है वो देखेंगे तो 90% तक चल रहा है। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, साथ में 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। क्या है? 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो यहां पर इसको चूक ना जाइएगा। लोगों को बताते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, मित्रों को बताते रहिए। और कल से अपनी मुलाकात जो रात 9 बजे वाली क्लास चल रही थी उसमें लाइव होने जा रही है। अभी तक तो आप देखेंगे यह जो एक आध क्लास हमने पीछे लिया था वह प्रीमायर था, लेकिन अब जो अपनी मुलाकात होगी वह लाइव होने जा रही है, कुछ नई रणनीतियों के साथ, कुछ नए उत्साह के साथ और लड्डू के साथ। क्यों भाई? लड्डू के साथ, क्योंकि दिवाली में तुम लोग बहुत चुरा के लड्डू खाए हो, तो लड्डू एक आध तो हमारे लिए भी लेते आना। लाइव जब भी आएंगे एक आध लड्डू तो हमका भी चाहिए। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी दिवाली कैसी रही साथियों, साथ में आज की क्लास कैसी लगी, साथ में आप देखेंगे तो मेरी क्लासेस आपको कैसी लगी ये भी बताते रहिए। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मिलते हैं कल से लाइव अपने टाइम पर रात 9 बजे। जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि प्यारे साथियों।